तो गाइस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का। तो आइए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है एनर्जी चेंजेस के साथ। ठीक, इसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। सराउंडिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो ऑब्जर्वेशन में नहीं, मतलब पार्ट ऑफ सिस्टम एक्सक्लूडिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री वो है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। बाउंड्री एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री है एनीथिंग जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करे। ठीक, देखो सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी हो। क्लोज सिस्टम क्या है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो लेकिन मास का ना हो एक्सचेंज। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जिसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज ना हो और मास का भी एक्सचेंज ना हो। ठीक, स्टेट ऑफ सिस्टम वो प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करता है स्टेट ऑफ एनी सिस्टम को। इसका एग्जांपल क्या है? एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। स्टेट फंक्शन क्या है? ये ऐसा स्टेट है किसी फंक्शन का जो डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इसका एग्जांपल है वर्क एंड हीट। केवल यही दोनों इसका एग्जांपल है। तो ये दोनों याद रखें। ये एक बार नीट के PYQ में आ चुका है और कई बार बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, हीट, वर्क और हीट केवल। पाथ फंक्शन क्या है? जो देखो पाथ फंक्शन वो है जो केवल डिपेंड करे पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पे। ठीक, जो फंक्शन केवल डिपेंड करे जो पाथ फॉलोड बाय हो सिस्टम। ठीक, सिस्टम के द्वारा जो पाथ फॉलो हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, जैसे डेंसिटी हो गया, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है मास पे, जैसे मास, वॉल्यूम, मोल्स एक्सेट्रा। ठीक, टाइप ऑफ प्रोसेस, देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोसेस, देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर अगला है आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा V कांस्टेंट होता है। फिर अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें Q कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज जिसमें जीरो होता है। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, इनिशियल स्टेट। ठीक, इनिशियल स्टेट साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर होता है। चेंज इन स्टेट फंक्शन वैल्यू, स्टेट फंक्शन में जो चेंज है वैल्यू का वो जीरो रहता है। ठीक, मतलब डेल्टा E जीरो होगा, डेल्टा S जीरो होगा, डेल्टा S जीरो होगा, डेल्टा G भी जीरो होगा। अब देखो प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जैसे ये गैस है, इसको हम लोग ये 1 किलो के किसी मास से दबा दिए तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब हम लोग गैस उतना ही, मतलब प्रेशर जब किसी गैस पे पड़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आके एक दूसरे से बाइंड करेंगे। ठीक, अब देखो फिर से ये देखो यही हुआ है, इसमें दबा दिए तो सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आके एक दूसरे से बाइंड कर लिए। अब देखो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग जो मास है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक, जिससे कि जो गैस है उस पर भी इफेक्ट ना पड़े और जो हम लोग मास डाले हैं 1 किलो का उसको हम लोग बाद में अलग भी कर पाएँ। ठीक, अब आओ इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रोसेसेस इन विच डायरेक्शन चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल। ठीक, ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स होना चाहिए। इसमें देखो ये फाइनाइट टाइम लेता है और सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल होता है सारा नेचुरल प्रोसेस। ठीक, जब देखो जैसे इंसान बन गया, अब इंसान वापस से चींटी घोड़ा हाथी तो बन नहीं सकता, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट इक्विलिब्रियम पे रहेगा तब भी चलेगा, तो भी उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस गिनेंगे। और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, अब और रिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रोसेस इन विच चेंजेस ऑकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड व्हेन स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल्स आर कैरीड आउट इन अपोजिशन। अब देखो जैसे तुम दूध में पत्थर मिला दो, उसको तुम चेंज कर सकते हो वापस से। ठीक, पत्थर को हटा सकते हो, पत्थर को अलग कर सकते हो, दूध को अलग कर सकते हो। ठीक, ड्राइविंग फोर्स देखो इसमें ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर है अपोजिंग फोर्स से। ठीक, इट टेक्स प्लेस इन वेरी स्मॉल स्टेप एंड टेक फाइनाइट टाइम। ये देखो स्मॉल स्टेप लेता है और फाइनाइट टाइम लेता है। ठीक, ये आइडियल प्रोसेस है। वर्क ऑब्टेन इन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। वर्क ऑब्टेन इन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम। सिस्टम वर्चुअल इक्विलिब्रियम पे है हर एक स्टेट पे। ठीक, और ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है। ठीक, वर्क क्या है? एरिया अंडर ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक, PV कर्व है। ये देखो ये V1 है, ये V2 है। W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, जहाँ पे हम लोग P कांस्टेंट लेंगे तो V1 से लेके V2 तक इसको वो इंटीग्रेट करेंगे तो W बराबर माइनस P
डेल्टा वी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो जब एक्सपेंशन होता है तो V2 ग्रेटर देन V1 हो जाता है तो वर्क निगेटिव होगा, जब कंप्रेशन होता है तो V1 ग्रेटर देन V2 होता है तो वर्क देन पॉजिटिव होगा। ठीक, हीट 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 क्या है? हीट देखो, हीट एनर्जी ऑफ फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये एनर्जी ऑफ फ्लो है टेम्परेचर डिफरेंस। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स होता है, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्थ होता है, 1 लीटर एटीएम बराबर 101.3 जूल होता है, 1 लीटर बार बराबर 100 जूल होता है। साइन कन्वेंशन, अगर सिस्टम पे कोई वर्क हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम किसी चीज़ पे वर्क कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। सेम एनर्जी के लिए जाता है, हीट अगर हम लोग सिस्टम से निकाल रहे हैं तो निगेटिव होगा, अगर सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक, इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग U और E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सम ऑफ डिफरेंट एनर्जी है एसोसिएटेड विद हिज एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एटम और मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। एक्सेप्शन है इसमें ग्रेविटी एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ मास। ठीक, मास की वजह से ग्रेविटी एक्सेप्शन है। ये देखो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पे डिपेंड करे। ठीक, और देखो इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओनली वी कैन फाइंड डेल्टा U इक्वल्स टू U2 माइनस U1। U2 विल बी द फाइनल एनर्जी एंड U1 विल बी द इनिशियल एनर्जी। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है जिसको हम लोग फ्लोट भी कहते हैं। ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा U बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, Q हीट होता है, W वर्क होता है। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो Q प्लस W बराबर ये डेल्टा U होता है। ठीक, तो डेल्टा U तो ज़ीरो हो गया, तो Q प्लस W बराबर ज़ीरो आ जाएगा, तो Q बराबर माइनस W आ जाएगा। ठीक, आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा V कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, तो डेल्टा U बराबर Q आ जाएगा। अब देखो W का वैल्यू जीरो कैसे होगा? W बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, तो P बाहर आ जाएगा क्योंकि P कांस्टेंट है। डेल्टा V का वैल्यू हम लोग ये V1 से लेके जीरो से लेंगे। ठीक, जब हम लोग डेल्टा V जीरो ले लेंगे तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, dV का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, और P इंटू किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो ही मिलता है, तो W बराबर ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा। ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है या कितना रिलीज हो रहा है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल स्टेट बराबर फाइनल स्टेट, तो डेल्टा U बराबर जीरो हो जाता है, तो Q बराबर माइनस W हो जाएगा। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है। ठीक, Q जीरो हो जाता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो डेल्टा U बराबर W हो जाएगा। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस में। एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होता है, तो डेल्टा U निगेटिव आ जाएगा, तो डेल्टा U डिक्रीज होगा, तो U2 छोटा हो जाएगा, मतलब फाइनल एनर्जी छोटा हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी इसमें बड़ा हो जाएगा। कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, डेल्टा U पॉजिटिव होगा, डेल्टा U इंक्रीज होगा, तो U2 बड़ा हो जाएगा और U1 छोटा हो जाएगा। ठीक, आइसोबारिक प्रोसेस में P कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा P बराबर जीरो। हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एंथैल्पी का मतलब है हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक, ये स्टेट फंक्शन है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये मास पे डिपेंड करता है। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ठीक, मतलब H बराबर U प्लस PV, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ठीक, डेल्टा U बराबर डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, तो P कांस्टेंट होगा, डेल्टा H में P कांस्टेंट हो जाएगा, तो P बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? P डेल्टा V बराबर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NG/RT। ठीक, डेल्टा NG बराबर जीरो है, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U हो जाएगा। डेल्टा NG अगर ये जीरो से बड़ा है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U हो जाएगा। डेल्टा NG अगर U से छोटा है, तो डेल्टा H डेल्टा U से छोटा हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे कंबशन ऑफ C6H6 हुआ है। ठीक, ये रिलीज करता है 936.9 किलो कैलोरी। अब इसको ये इनिशियल एनर्जी में फाइंड करता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन है कंबशन का उसको लिखेंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इफ़ द हीट इज़ नॉट गिवन देन
इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोग कभी भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आप पहले डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एन जी का वैल्यू 15/2 माइनस ये 6/1, 6 ये इसका वैल्यू है, ठीक। 6/1 इसका वैल्यू 3/2 आ जाएगा। आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग 2 × 10⁻³ लेंगे, और डेल्टा यू का वैल्यू 936.9 किलो कैलोरी दिया है, तो 936.9 प्लस इसको ये सब वैल्यू ले लो, टेम्परेचर 298 डिग्री लेंगे, ठीक। तो फिर यही कैलकुलेशन है, बाकी सब प्रोसेस तो कैलकुलेशन का ही है। हीट कैपेसिटी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, ठीक। C = Q/ΔT होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस का बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। S = Q/m∆T, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी Cm ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी मास पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, ठीक। Cm = Qn∆T, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये देखो Qp = Ncp∆T, Qp = Ncp∆T, तो Qp को हम लोग ΔH लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। Qv = Ncp∆T, तो इसको हम लोग ΔU भी लिख सकते हैं। गैस देखो, गैस 3 टाइप का होता है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मोनो एटॉमिक है हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। डायटॉमिक है H2O2, N2। ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक में लीनियर नॉन लीनियर 2 टाइप के हैं, तो CO2 आता है, नॉन लीनियर में SO2 आता है, और ये एक पॉलीएटॉमिक हो गया। तो Cv = 3/2R होता है मोनो एटॉमिक के लिए, और Cp होता है 5/2R। देखो Cp का एक फॉर्मूला होता है, Cv = Cp + R, ठीक। और ये पॉइजन्स रेशियो है, गामा = Cp/Cv, तो ये 5/3 आ जाएगा, ठीक। डायटॉमिक में 5/2 Cv होता है, Cp 7/2 होता है, और गामा = 7/5 होता है। और ट्राइएटॉमिक में लीनियर 5/2R होता है, और Cp 7/2R होता है, और ये गामा 7/5 होता है। नॉन लीनियर Cv 3R होता है, Cp 4R होता है, और गामा 4/3 होता है, ठीक। Cp - Cv = nR होता है, गामा = Cp/Cv पॉइजन्स रेशियो में आ जाएगा, ठीक। वर्क डन = W - P ΔV, तो वर्क तो W - P एक्सटर्नल V2 - V1 हो जाएगा, ठीक। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में P तो वेरिएबल हो जाएगा, तो W = -P ΔV, तो PV = nRT, तो P का वैल्यू आ जाएगा nRT/V, ठीक। P का वैल्यू nRT/V आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो nRT/V कर देंगे, तो nRT तो कांस्टेंट है, तो nRT बाहर आ जाएगा, माइनस साइन के साथ nRT बाहर आ जाएगा। अब ये देखो ΔV/V होगा, तो ln = ln V2/V1 आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन हटके। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो -2.303 nRT log V2/V1, ये 2.303 कैसे आया, ln को हटा के आया। फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लोग ये कह सकते हैं कि P1 × V1 = P2 × V2 होता है, मतलब V2/V1 = P1/P2 होता है, ठीक। ये देखो, ये यहाँ पे V2/V1 है, तो इसकी जगह हम लोग P1/P2 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो वर्क डन इन वैक्यूम तो 0 होता है, तो W = 0 हो जाएगा, ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में Q = 0 होता है, ΔU = Q + W, तो ΔU = W आ जाएगा, तो W = Ncv∆T T2 - T1 होता है, ठीक। ΔT भी लिख सकते हैं इधर। अब PV टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, TV टू दी पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, T का पावर गामा P का पावर 1 - गामा भी कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक वर्सेस आइसोथर्मल PV = K अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देखो इसमें क्या है, हम लोग एडियाबैटिक इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो एडियाबैटिक का इसमें ज़्यादा स्लोप रहता है। ये देखो, ये जो ऊपर वाला है वो आइसोथर्मल रहेगा, और जो नीचे वाला है वो एडियाबैटिक रहेगा, ठीक। ये देखो गामा का ज़्यादा स्लोप रहता है एडियाबैटिक के लिए, देख लो ये ग्राफ है। और लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं करता था पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस अंडर अ गिवन कंडीशन में, ठीक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पास टेंडेंसी है टू ऑकर नेचुरली, ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, और द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबली स्पॉन्टेनियस, ठीक। जैसे फ्लो ऑफ H2O फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
ठीक। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? प्रोसेस विच डज नॉट ऑकर नेचुरली, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया। दिस प्रोसेस कैन मे बी मेड ऑकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स इज सप्लाइड। ठीक, ये तब हो पाएगा। क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस: टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी फैक्टर। टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस एंट्रोपी फैक्टर है। ठीक, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। डिग्री ऑफ रैंडमनेस है या डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम है। ठीक, ये देखो स्टेट फंक्शन है और ये पाथ प्रॉपर्टी है। ठीक, मतलब पाथ प्रॉपर्टी केवल दो ही था, एक हीट, एक ये एंट्रोपी था और अगला हीट था। इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा। ठीक, डेल्टा एस बराबर एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, टी वन बराबर टी टू, एल एन वन बराबर जीरो होता है, तो डेल्टा एस बराबर एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। आइसोकोरिक प्रोसेस, वी वन बाई वी टू एल एन वन बराबर जीरो, तो डेल्टा एस बराबर एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस का ये रैंडमनेस होता है, फिर उससे कम लिक्विड का होता है, फिर सबसे कम सॉलिड का रहता है एंट्रोपी, तो सबसे ज़्यादा गैस का एंट्रोपी हो जाएगा। गैसियस नेचर, जितना ज़्यादा गैसियस नेचर होगा उसका उतना ज़्यादा एंट्रोपी होगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो से छोटा है, मतलब निगेटिव में है डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एस भी निगेटिव में रहेगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो के बराबर है तो डेल्टा एस भी जीरो के बराबर होगा। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या है? जब एंट्रोपी चेंज होता है 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो डेल्टा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? एंट्रोपी चेंज होता है जब 1 मोल ऑफ लिक्विड का इनटू वेपर में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसका आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी बॉइलिंग पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन है एंट्रोपी चेंज होता है जब 1 मोल ऑफ सॉलिड का उसके वेपर में, तो उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्रोपी चेंज के बारे में है कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट एंट्रोपी ऑफ डायमंड से ज़्यादा रहता है। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है। बॉयल एग डी नेचर होता है, बॉइलिंग ऑफ एग जब होता है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, तो जिस वजह से एंट्रोपी बढ़ता है। ठीक, अगर हम लोग एक रबर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका एंट्रोपी कम होता है। अब एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी चेंज एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक, अगर एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस में हो तो डेल्टा एस सिस्टम बढ़ेगा, मतलब डेल्टा एस सिस्टम इंक्रीज होते रहेगा और ये जीरो से बड़ा रहेगा। ठीक, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इफ़ एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसका एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक, अगर डेल्टा एस टोटल डेल्टा एस टोटल जीरो से बड़ा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर डेल्टा एस टोटल निगेटिव है, मतलब जीरो से छोटा है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस टोटल जीरो के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम है। और अगर डेल्टा एस इक्वल्स टू एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट होता है। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। H2 का ये 0.13 है, Cl2 का 0.22 है और 2HCl का 0.19 है। डेल्टा एस इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे तो 2 इंटू 0.19 माइनस 1 इंटू 0.13 प्लस 1 इंटू 0.122, इसका डेल्टा एस इक्वल्स टू 0.47 आ जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी सिस्टम का कैपेसिटी मेज़र करने के लिए, जिससे हम लोग उसका यूज़फुल वर्क निकाल सके। ये देखो, ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस मेज़र करता है। ठीक, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक, इसका डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल होता है। ठीक, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो निगेटिव में आ जाएगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो हमेशा वो हमेशा निगेटिव में होगा, तो उसके लिए उसका जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम है तो वो जीरो के बराबर होगा और उसका गिव्स फ्री एनर्जी भी जीरो के बराबर होगा। तो जो मेन फार्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी के लिए वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक,
अब यहाँ पे 5 केस है। अगर डेल्टा एच छोटा है 0 से तो एनर्जी डिक्रीज़ हुआ है, और डेल्टा एस अगर बड़ा है 0 से तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हुआ है। तो डेल्टा जी जो है वो निगेटिव में होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। तो ऐसा रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और केस नंबर 2, अगर डेल्टा एच बड़ा है 0 से और डेल्टा एस छोटा है 0 से तो एनर्जी इंक्रीज़ हुआ है और एंट्रोपी डिक्रीज़ हुआ है। तो इसमें डेल्टा जी 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये जो मतलब ऐसा जिस रिएक्शन में होगा वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ऐसा जो रिएक्शन में होगा वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। और अगर डेल्टा एच भी छोटा है 0 से और डेल्टा एस भी छोटा है 0 से तो एनर्जी भी डिक्रीज़ होता है, एंट्रोपी भी डिक्रीज़ होता है, तो डेल्टा जी निगेटिव में आ जाता है। तो ये देखो, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है इस टाइप का रिएक्शन, लेकिन लो टेम्परेचर पे। ठीक, और अगला केस, अगर डेल्टा एस 0 से, अगर डेल्टा एस भी 0 से बड़ा है और डेल्टा एच भी 0 से बड़ा है तो एनर्जी इंक्रीज़ होगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगा। और जो ऐसा रिएक्शन है वो उसका जो डेल्टा जी है वो 0 से छोटा होगा, तो ये भी स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे। ठीक, होप